हेलो दोस्तों, सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है एक कंप्लीट क्लास परिवार में। तो आप लोग जुड़ जाइए भैया और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो वीडियो हम बनाएं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आप यूट्यूब पर आएँ, लाइव आएँ, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज की हमारी टॉपिक है यूपी डीएलएड बीटीसी गणित शिक्षण के बारे में। आज हम 21 नंबर के क्वेश्चन से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है और उसके पहले भी हमने अति लघुत्तरीय और जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरी डिटेलिंग के साथ सॉल्व किया है। और उस टॉपिक के पहले भी हमने पिछले 4 साल के कंप्लीट नोट्स के माध्यम से एक क्वेश्चन को उस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में पूरी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैथ्स में समस्या आ रही है तो आप उन सभी वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल का नाम पुनः सर्च करें और चैनल के नाम पे ही क्लिक करें भैया। चैनल का जो लोगो दिया रहेगा उसी के सामने चैनल का नाम रहेगा, आप उस पर क्लिक करिए और उन सभी वीडियो को पुनः प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। मैंने कोई भी वीडियो हटाई नहीं है। तो भैया सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने यार, अपने मित्र, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो उन सभी लोगों के पास मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, जी हाँ, जो नीचे एक निम्नलिखित सारणी मतलब एक सारणी दी गई है, उसमें 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि एक सारणी दी गई है, उनमें 50 शिक्षार्थी मतलब 50 स्टूडेंट या विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार किलोग्राम में दिया गया है। उनके भार का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो देखिए, भार जो किलोग्राम में दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है। भार किलोग्राम में है 40। बारंबारता मतलब होता है छात्रों की संख्या। 4 छात्र ऐसे हैं भैया जिनका भार वो है 40 किलोग्राम है, ठीक है। और 12 छात्र ऐसे हैं जिनका भार 42 किलोग्राम है। 18 छात्र ऐसे हैं भैया जिनका भार 43 किलोग्राम है। और 10 छात्र ऐसे हैं मेरे भाई जिनका भार 44 किलोग्राम है। और 6 छात्र ऐसे हैं जिनका भार 45 किलोग्राम है। तो ये भैया, ये पूरा जो जोड़ा गया है, ये हैं पूरे 50 छात्र। इन्हीं का भार दिया गया है ये ऊपर आपका अलग अलग, कि इनका भार जो है वो किलोग्राम में किस तरह से है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, उनके भार का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो भैया समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और किस तरह से निकालते हैं, इन सभी चीज़ों को हम फुल डिटेलिंग में चर्चा करने के लिए ही अपनी टॉपिक स्टार्ट किए हैं। हालांकि इस टॉपिक को तो राजन ने अपनी बुक में सॉल्व किया है, लेकिन कुछ मित्रों को नहीं पता है सही से एक्सप्लेन, उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। खासकर उन दोस्तों को हमारे जिनका बैकग्राउंड बायो से रहा है, उनको तो सॉल्व करके क्वेश्चन मिल गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें आई कैसे हैं। तो वो चीज़ें आई कैसे हैं, इसीलिए हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। मेरे बहुत सारे मित्रों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर जो टॉपिक राजन ने सॉल्व कराया उसको भी आप करवा दीजिए। इसलिए करवा दीजिए क्योंकि सॉल्व किया कराया चीज़ तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो चीज़ें हुआ कैसे, मतलब चीज़ें हुई कैसे हैं, वो आई कैसे हैं। आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो भैया इसीलिए हमने अपनी इस टॉपिक को लाया, स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें भैया, वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब वो सब आप अपना कर दीजिएगा भैया। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो जो हमारी ये फिगर ये जो बना है आपके सामने, इसमें क्या दिखाया गया है चित्र में कि एक्स जो है वो डिनोट यानी प्रदर्शित कर रहा है भार को। और भार को किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है, किलोग्राम में। तो भैया पहला है 40, फिर 42। इसको क्या है, आपको सीरियल वाइज रखना है, ठीक है। जो सबसे कम होगा उसको सबसे ऊपर, फिर उसके ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। फिर छात्रों की संख्या भी आपको सेम इसी क्रम में रखना है, पहले सबसे कम और बारंबारता छात्रों की संख्या। इसको हम डिनोट करते हैं भैया, इसको हम प्रदर्शित करते हैं यफ से, स्मॉल एफ से। भार को हम यक्स से, अभी क्या है दोनों का आपस में फिर गुणा कराएंगे, आपस में एफ करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही चीज़ें हमारे कुछ मित्र समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए भैया हम अपनी यह टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं ये सब कैसे होता है। तो भार को आपने रख दिया बढ़ते हुए क्रम में, और बारंबारता यानी एफ छात्रों की जो संख्या है वो पहले 4 छात्र थे जिनकी संख्या थी 40,
फिर 12 छात्र हुए हैं जिनकी संख्या थी 42, फिर 18 छात्र 43 किलोग्राम के भार। फिर इसी तरह से जब छात्रों की संख्या जो है बढ़ती गई है तो उनके भार भी बढ़ते गए। ठीक है, आपको इसी क्रम में रखना है। आपने छात्रों की संख्या बढ़ाई है, फिर यहाँ पे आपने भार की संख्या बढ़ाई है। ठीक है, अब क्या होता है, समांतर माध्य निकालने के लिए आगे जो प्रक्रिया करेंगे आप इन 40 और 4 का गुणा करेंगे और इसी को यहाँ पे आप लिखेंगे fx। देखिए f गुणे x आप इसको लिखेंगे, तो 40 गुणे 4 जब आप करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा भैया 160, और 42 गुणे 12 करेंगे तो 504, और 43 गुणे 18 करेंगे तो 774, और 44 गुणे 10 करेंगे तो भैया 440, और 45 गुणे 6 करेंगे तो 270। ठीक है, कुछ गलती नहीं करनी है, एकदम देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना भैया, केवल समझने की, आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। आराम से समझ लीजिए, यहाँ तो हम एक्सप्लेन करें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता कि कैसे क्या लिखें। कुछ लोग पहले यक्स लिखते हैं, पहले यक्स लिखते हैं, समझ नहीं पाते हैं यक्स क्या है, इसके बाद क्या करना है। तो अब क्या करना है भैया, अब जो है टोटल नंबर एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और इसी को पूरा हम जोड़ेंगे तो आपको ऊपर ही दिया गया था पहले ही, छात्रों की संख्या जो है वो 50 है। ठीक है, ये वही चीज़ भैया, वो एन से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ छात्र। ठीक है, तो ये छात्रों की संख्या हो गई 50। fx का क्या होगा, fx को भी हम जोड़ लेंगे पूरा, और साथ में इसको लिखते हैं जब हम, तो लिखेंगे सिग्मा fx। जोड़ने के बाद हमको मिला भैया 2148। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे करना है समांतर माध्य, और समांतर माध्य आपको निकालना, यही आपको पूछा था। तो भैया समांतर माध्य का फार्मूला है सिग्मा fx अपान n, मतलब जो आपका टोटल नंबर जो आप यहाँ निकाले थे भैया, टोटल नंबर, ये जो छात्रों का टोटल संख्या है वो, और इनका जो गुणा, इनके भार और छात्रों की संख्या का गुणा करके जब सब टोटल जोड़े थे तो fx मिला था आपको। ठीक है, तो fx अपान जो छात्रों की संख्या है उससे भाग देंगे, यानी 200। आप देखिए यहाँ पे भाग दिए हैं 2148 में 50 से भाग देने पर कितना मिलेगा 42.96। अभीष्ट समांतर माध्य जो आपको भैया प्राप्त होगा वो 42.96 प्राप्त होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना भैया। देखिए इसमें सिंपल क्या होता है कि जो छात्रों की संख्या भार में दी गई है उनकी पहले भार में, उनके भार में जो है लिख दीजिए जितनी उनकी संख्या। ठीक है, देखिए जैसे 40 किलोग्राम 42, तो इनके भार को पहले आप लिख दीजिए, फिर इनकी संख्या को लिख दीजिए बढ़ते हुए क्रम में, फिर इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए। छात्रों की संख्या तो आपको पता ही है कितने हैं, 50 से ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, तो नंबर आप छात्र अगर देखा जाए तो 50 हैं। इनका गुणा कराने के बाद इनको सबको जोड़ दीजिए, उसी में छात्रों की संख्या से भाग देंगे तो आपको समांतर माध्य मिल जाता है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यही सूत्र होता है। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx अपान n। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो भैया देखिए राजन ने क्या किया, बस ऐसे वृत्त बना के स्पर्श रेखा खींच दिया है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 23 है, तो भैया इसीलिए हमने अपना सेशन ये स्टार्ट किया कि अब हमारे जो मित्र बायो से हैं या जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है वो कैसे समझ पाएंगे इसमें क्या किया गया है। रचना भी उनको लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न भैया कैसे, यही से आप बना देंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं देगा, काट देगा। वो हो सकता है अगर उसके दिमाग में आए तो 1 नंबर दे देगा अगर आप कुछ नहीं लिखे रहेंगे, चित्र उत्र बनाए रहेंगे ऐसे। लेकिन आप जब तक सही रूप से मेंशन नहीं करेंगे, रचना वगैरह नहीं लिखेंगे, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने अपना सेशन स्टार्ट किया। चलिए आइए बात करते हैं। कह रहा है 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो भैया एक वृत्त आप 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप जब खींचेंगे तो मान लीजिए ये वृत्त आपने खींच दिया, फिर क्या है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। देखिए भैया ये वाली वृत्त नहीं है, अब देखिए ठीक है, ये वाली वृत्त नहीं खींचा इसने खींचा है 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये केंद्र बिंदु जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। और भैया देखिए 3.0 सेंटीमीटर, 3 नहीं 3.0 सेंटीमीटर ये जो दूरी हो जाएगी। एक बिंदु लिया है P, ये बिंदु है P। कह रहा है बिंदु P लीजिए कहाँ पे, वृत्त पर एक बिंदु, कहीं पे भी मतलब परिध पर एक बिंदु आपने P ले लिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है आपको। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे भैया, इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन इसमें जो तरीका आपको बताया गया है वो हम बता रहे हैं। इसमें क्या करना आपको कि आप जो है एक 3 कुछ सेंटीमीटर 3.0 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर आपने एक जो है वृत्त खींच लिया, ये वृत्त आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपको एक छोटा वृत्त मतलब उसी त्रिज्या का, उसी के आधी त्रिज्या का, देखिए ये इससे छोटा नहीं है तो उसी की आधी, जैसे
1.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा 1.5 सेंटीमीटर, इसी की आधी त्रिज्या की एक वृत्त आप किसी बिंदु मतलब जो बिंदु पी है उसको केंद्र से मिलाते हुए जहाँ पे वो टच करेगा, तो जैसे ओ और पी ये दो बिंदु बने, ठीक है, और इसी को आप बोलेंगे वृत्त का, इस पूरे बड़े वृत्त का ये परिधि होगा, ठीक है, परिधि बोल रहे हैं, इस पूरे वृत्त का ये होगा व्यास। व्यास क्या होता है भैया? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ठीक है, और ये होगा वृत्त का व्यास। ये केंद्र बिंदु से जाता है जो रेखा वही होता है व्यास, ठीक है, और व्यास हमेशा पर वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को टच करती है। तो आप एक बिंदु आपने पी लिया था, दूसरा बिंदु आपको मिल जाएगा जब इसको आगे बढ़ाएंगे केंद्र से होते हुए जाएगा तो ओ मिल जाएगा। ओ पे आप गोला प्रकार की नोक रख के एक वृत्त बनाएंगे, जितनी त्रिज्या आपने पहले ली थी उसी की आधी करके, तो आपका एक छोटा वृत्त निर्माण हो गया, ठीक है भैया। अब पी से ओ को आप मिला देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको? आपको कोई एक दूरी लेकर, ठीक है, कोई दूरी एक निश्चित दूरी लेकर, चाहे जो उसको चेंज नहीं करना है, चाहे 3 ले लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है थोड़ा बहुत, तो क्या है आपको पी बिंदु पर गोला प्रकार का नोक रख के एक चाप लगाना है। तो वो चाप भैया ये लगेगा, ठीक है, ये चाप वो लग गया। फिर आपको क्या करना है? उसी नोक को गोला प्रकार के ओ बिंदु पर रख के एक चाप लगाना है, तो ये वो चाप ये लगेगा भैया। तो यहाँ पे काट दिया, ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, रुकिए। फिर क्या करना है? फिर आना है बिंदु पी पर गोला प्रकार का नोक रखना है, फिर एक चाप इस साइड में लगाना है, मतलब जो केंद्र बिंदु है उसी के इस साइड में, ये जो केंद्र बिंदु है उसके एक साइड में आपने लगा दिया। अब एक साइड में आप जब बड़ा चाप ऐसे लगाइएगा, चाहे जितना बड़ा छोटा चाहे जैसे लगाइएगा, ठीक है। पी बिंदु पे नोक रख के आपने एक चाप ऐसे बड़ा सा लगा दिया। फिर ओ बिंदु पर आपने नोक रख के एक चाप ऐसे जब लगाएंगे तो ये एक जगह काटेगा, ठीक है, यहाँ पे काट दिया ऐसे ही। अब क्या करना है? ये दोनों आपको कटा हुआ मिल गया। जब कटा हुआ मिल गया तो आप पी बिंदु से ऐसे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, वृत्त के आगे निकाल दीजिए। ये निकाल दिए और इसको भी आगे ऐसे निकाल देंगे तो ये क्या होगा? ये छोटा वृत्त है, इसको स्पर्श करते हुए, इसको टच करते हुए जाएगा। और यही आपको यहाँ पे बताना था, इसी स्पर्शी रेखा के बारे में आपको बताना था जो इसको टच करती हुई जाए। तो ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ए पे और यहाँ पे टच कर रहा है बी पे, यही होगा इसका स्पर्शी रेखा। और इस वृत्त का कोई विशेष मतलब नहीं होगा, ठीक है, इसी पे आपको स्पर्शी रेखा खींचना था। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। यदि लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है हो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो भैया कुछ नहीं करना, देखिए जो लखनऊ से कानपुर की दूरी है वो आपको 3 दिया है, ठीक है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी ये रेशियो में है। रेशियो का मतलब होता है आप इस संख्या को 300 में भी कर सकते हैं, 3000 में भी कर सकते हैं, उस संख्या को आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। भैया अनुपात दिया है, अनुपात में जब कोई संख्या दी होती है तो आप उस संख्या के मान को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से घटाइए कि अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ के रेशियो 3:8 में आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर आप इस संख्या का मान बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर वाले को 300 कर सकते हैं, तो आपको नीचे 8 नहीं छोड़ सकते भैया, क्योंकि नहीं तो रेशियो का अंतर क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। आपको रेशियो सेम रखना है तो आप नीचे वालों को भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, ताकि जब आप इसको काटे 300/800 को तो कट के 3/8 आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो भैया वो लखनऊ से कानपुर की दूरी 3 है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8 है, इन दोनों का ये है रेशियो। अब क्या करना है आपको भैया? दिया है आपको खुद कि इलाहाबाद की दूरी 200 किमी है, यानी ये 3 जो है वो 200 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है भैया। देखिए ये 3 जो है वो 200 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। आपसे पूछा क्या है भैया कि 8 कितना डिनोट करेगा, तो आपको यहीं से सिंपल पता हो जाना चाहिए भैया 3 डिनोट कर रहा है, मतलब 3 प्रदर्शित कर रहा है 200 को, तो 1 प्रदर्शित करेगा। आप यहाँ 3 से भाग दे दीजिए और 8 से कर दीजिए गुणा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा सिंपल कि 8 का मान कितना होगा, ठीक है, 8 कितना होगा। तो वैसे आइए इस राज ने सॉल्व किया तो उसको भी करवा देते हैं। लखनऊ से कानपुर की दूरी आपको निकालनी है और इलाहाबाद की दूरी आपको दिया है, तो आप इलाहाबाद की दूरी की जगह 200 आपने रख दिया। अब क्या करना भैया? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर क्या होगी, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी इतने को आप लिख सकते हैं 8 गुणे लखनऊ से कानपुर की दूरी, ठीक है। ये देखिए ये जो 8 इधर भाग में है, इधर जब आएगा ऊपर तो यहाँ पे लखनऊ के साथ गुणा हो जाएगा, और ये जो 200 है उधर जाएगा तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो आज जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा भैया, 200 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए ये जाएगा, ये भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 200 गुणे 3 हो जाएगा और भागे 8 हो जाएगा वहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह से जब आप करेंगे तो इसको काटेंगे तो आपको 75 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और लखनऊ से जो कानपुर के बीच की दूरी है वो 75 किलोमीटर की हो जाएगी। तो आइए जब आगे हम बात करेंगे तो आगे हमारा
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। तो उसका वृत्त, उसका पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात करना है आपको। तो कैसे निकालते हैं इसको, चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। घन की कोर दिया गया है भैया। घन की कोर क्या होता है, वो ए से डिनोट करते हैं। आयतन आपको पता है 125 घन सेंटीमीटर, वो आपको दिया गया है। आयतन क्या होता है भैया घन का, कि कोर जो होता है ए, उसी का क्यूब हम करते हैं। जब ए का क्यूब करेंगे तो आपको कोर प्राप्त होगा। और कोर का मान आपको ये देखिए, कोर यानी आयतन, दोनों को कैसे होता है देखिए, हम बताना सिंपल। आयतन जब आपको निकालना हो तो आयतन बराबर होता है कोरों का जो है आप क्यूब कर देंगे। तो कोर आपको यहाँ पे निकालना है, आयतन आपको दिया गया है। तो कोर बराबर कितना होगा, ए की पावर 3। ए की पावर 3 होगा तो ए आपका यहाँ पे ए का मान आ जाएगा। वो कैसे आएगा भैया, ए की पावर 3 का मतलब होता है कि आयतन 125 दिया गया है, तो 125 का आप क्या करेंगे, घन निकालेंगे। 125 को इस तरह से तोड़िए मेरे भाई। देखिए ये 125 जो है, इसको आपको घन इसका निकालना। क्यों निकालना भैया घन, क्योंकि इतना 125 बराबर है ए के क्यूब के। यानी 125 को आप तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे, जैसे आप इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तोड़ा है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 बार 5 5 में तोड़ेंगे तो आपको 125 मिलेगा। देखिए पंचम 25 और 25 पंचे 125 होता है। तो ए को भी तो आप तोड़ेंगे, तो ए को 3 ए को कैसे तोड़ेंगे, ए की पावर 3 को, तो ए की पावर 3 को ये तोड़ेंगे। देखिए ए गुणे ए आप करिए, क्योंकि ए की पावर 3 लिखा गया है तो ये का काम हो गया भैया। बराबर आप लिखेंगे, 25 को आप तोड़ना है तो 25 को तोड़ेंगे जब भैया आप, तो घन निकालेंगे जब उसका। सिंपल बता रहे हैं, देखिए एकदम आसान तरीका। 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको जब आप गुणा करेंगे तो 25 आपको मिल जाएगा। ये देखिए 25 और ए के क्यूब के लिए मतलब ए गुणे 3 बार। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए का मान चाहिए। तो ए का मान चाहिए ना आपको, केवल ए का मान चाहिए ना। तो ए यहाँ से लिखिए, तो आप ए लिख लिए ए, बराबर का चिन्ह यहाँ से बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ से आपने ए के लिखा है तो यहाँ से आप 1 5 लेंगे, तो ए का मान आपको कितना मिलेगा भैया, 5। और इसी को हम बोलते हैं घनमूल निकालना है। यानी अगर कहीं पे आपको दिया गया है ए की पावर 3 इक्वल टू 125, तो आप ए इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 125 के बाद घन निकाल देंगे तो आपको ए बराबर 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें तो ए बराबर 5 मिला है, 5 सेंटीमीटर। तो घन का पृष्ठ क्या होता है भैया, घन का पृष्ठ जब आपको निकालना होगा तो फार्मूला होता है 6a²। अब आपको ए का मान मिल ही गया है, तो आपको क्या करना है, 6a² होता है तो 6 करेंगे आप, 6 गुणे ए का मान आप रख देंगे। ए का मान जब एक स्क्वायर को तोड़ेंगे तो भैया 2a में टूटेगा ना, ए गुणे ए ऐसे हो टूटेगा। ये पूरा 6a² को देखिए हमने तोड़ा है 6 गुणे ए। अब इसको ए का मान आपको 5 मिला है, तो 6 गुणे 5 आप कर देंगे 6 पंचे 30, और 30 में जब 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा भैया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया घन का पृष्ठ जो होगा वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है, और विकर्ण जो होगा वो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण जब आप निकालेंगे इसका तो वो 5√3 आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है भैया, एक बेलनाकार टंकी जिसका ऊपरी भाग खुला हुआ है, टंकी की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर एवं 3.5 सेंटीमीटर है। टंकी पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना आपको, जबकि पेंट की दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो भैया 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर का जो पेंट लग रहा है टंकी पे, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है भैया पैसा कितना लगेगा सबको पूरा पेंट करवाने में। तो देखिए टंकी की त्रिज्या आपको दी गई है भैया, देखिए ये टंकी की त्रिज्या दी गई है 14, आर जिसको डिनोट करेंगे, ठीक है, और आर से इसको प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को। और टंकी की ऊंचाई दी गई है हाइट 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.35 नहीं होगा भैया, 35 सेंटीमीटर यहाँ आप लिखेंगे, क्योंकि दशमलव में बहुत कम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर की टंकी की जो है ऊंचाई, ठीक है 35 सेंटीमीटर। और आगे जब हम बात करेंगे, ज्ञात करना है बेलनाकार टंकी का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं पेंट कराने का व्यय। मतलब पृष्ठीय क्षेत्र मतलब भैया जो बाहरी राउंड जो क्षेत्रफल है उसका, गोलाई मतलब घूम के जो ऊंचाई में से क्षेत्रफल है राउंड वाला, उसी को आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, देखिए बेलनाकार टंकी से संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ का जो भैया नियम या कायदा कानून जो भी फार्मूला होता है वो क्या होता है, कैसे निकलता है, वक्र पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल
प्लस एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल मतलब भैया देखिए टंकी जब ऐसे बनेगा तो वक्र पृष्ठ मतलब ये जो पूरा घुमाई है इसका मतलब ऊंचाई वाला, और एक वक्र पृष्ठ मतलब एक नीचों वाले भाग का इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे जोड़ेंगे तब आपको मिलता है बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये देखिए फिर से बता रहे हैं, आप जब इतना निकालेंगे ये नीचे वाले एक का आयतन पूरे इतने भाग का, और क्या भैया, और ये जो राउंड वाला है ये पूरा जो ऊंचाई वाला राउंड वाला है पूरा घुमा के नहीं होता उसका पूरा जब क्षेत्रफल आप दोनों का जोड़ेंगे तब जाके आपको टंकी का संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा। तो आइए चलिए जोड़ देते हैं। तो जो वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है बेलन का वो होता है भैया 2πRH। अब प्लस करेंगे आप एक वृत्ताकार सिरे का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो होता है πr²। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे भैया ये वृत्त से संबंधित है πr² होगा, ये वक्र पृष्ठ बेलन से संबंधित है 2πRH। अगर देखिए आप बेलन वृत्त वक्र इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाइए, वहाँ गणित वाली चैप्टर मतलब एक प्लेलिस्ट बनी है गणित से संबंधित, उस पर खोलेंगे आप तो वहाँ पे बेलन घन घनाभ सब के बारे में भैया पूरी डिटेलिंग में चर्चा की गई है। त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त पूरी डिटेलिंग में चर्चा, जितने त्रिभुज होते हैं उनके बारे में, जितने चतुर्भुज सबके प्रकार सूत्र सब कुछ हमने बताया है। बेलन के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी, शंकु घन घनाभ गोला और अर्धगोला पूरी जानकारी दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, वो नोट्स के माध्यम से भैया प्रोवाइड करवाया गया है वहाँ पे जानकारी आपको। चलिए यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आगे बढ़ने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको कि यहाँ पे हमको कॉमन लेना है। तो हम कॉमन क्या लेंगे भैया 2r, देखिए 2r इसमें भी कॉमन है और 2r² इसमें है, तो 2r इसमें भी कॉमन है, तो हमने 2r πr कॉमन लिया, सॉरी 2r करें πr, देखिए यहाँ पे πr कॉमन भैया, यहाँ पे πr कॉमन है। ठीक है, तो πr जब आप कॉमन लेंगे, कॉमन इस तरह से लीजिए भैया कि अंदर की संख्या को गुणा करने के बाद ऊपर की संख्या मिले है तभी कॉमन आपका सही होगा जो आप कॉमन लेंगे। तो क्या करना आपको क्या करना भैया, आपने 2r कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से जब आप 2r कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो अंदर बचेगा भैया 2 बचेगा और यश, क्योंकि सॉरी 2r करें πr आपने कॉमन जब ले लिया तो अंदर क्या बचेगा भैया 2 बचेगा और यश बचेगा, देखिए क्योंकि πr आपने बाहर लिख लिया है तो 2h अंदर बच गया। प्लस में यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपने πr जब यहाँ पे लिया तो यहाँ पे r² था तो एक r आपने तो ले लिया पाई के साथ, लेकिन एक r बच रहा है तो यहाँ प्लस में r हो जाएगा। अब देखिए गुणा करा के चेक करिए कि ऊपर संख्या आ रही कि नहीं। देखिए πr का गुणा जब आप 2h में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2πRH। देखिए πr का गुणा आप 2h में करेंगे तो 2πRH प्राप्त होगा कि नहीं होगा। फिर πr का गुणा जब आप r में करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा πr², क्योंकि r का गुणा r में होगा तो r² हो जाएगा और पाई ऐसे ही रखा जाएगा। तो आगे जब आप बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो आप भैया मान रखेंगे पाई का जो मान होता है वो मेरे दोस्तों होता है 22.7, और इसको आप जब काटे पीटेंगे तो दशमलव माना जाता है, 3 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। ठीक है, तो हमको वो नहीं रखना है पॉइंट वाला मान, हमको 22/7 लिखना है ताकि काटने में आसानी हो। तो 22/7 आप जब लिख देंगे गुणे त्रिज्या का मान जब आप रखेंगे तो त्रिज्या का मान आपको रखेंगे भैया तो आपको रखना पड़ेगा 14/100, और फिर आप रखेंगे आगे 2 को ऐसे ही रख देंगे, और हाइट जो है 35 दिया गया है तो आप यच की जगह रखेंगे 35/100 प्लस आर की जगह फिर आप 14/100 रख देंगे। अब पहले क्या होता है वी वर्ड मास के नियम से क्या होता है भैया, वी वर्ड मास में क्या बारे में आपको नहीं पता है फिर आपको प्लेलिस्ट में ही जाना पड़ेगा। देखिए आप सीरियल वाइज अगर वीडियो नहीं देखे हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव तरीके से बेसिक चीज़ें पहले ही वीडियो में गणित से संबंधित करा दी है, तो वहाँ पे आप जाके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट देखिए पहले की वीडियो, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपको डिटेलिंग में मिलेंगी। तो यहाँ पे वी वर्ड मास के नियम से आप पहले ब्रेकर को सॉल्व करेंगे, तो आप जब इतना पूरा सॉल्व करेंगे इसको पूरा काटेंगे पीटेंगे तो आपको मिलेगा 2, ये 2 तो ऐसे रह जाएगा, इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.08 मिलेगा, यहाँ पे 0.84 मिलेगा, 0.44, और इसको जब पूरा आप काटेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.22। ठीक है, और ये 2 से यहाँ जो 2 था ये 2 से गुणा हो जाएगा। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या भैया, इसको दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 0.3696 वर्ग सेंटीमीटर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या प्राप्त होगा भैया, ये होगा बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ, वो जो राउंड वाला भाग होता है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे आप पढ़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का जो व्यय होगा भैया तो क्या होगा 5 रुपया है, और 5 रुपये से आप उसी में गुणा कर देंगे जो दिया रहेगा, जो आपको पूरा क्षेत्रफल मिला है। तो क्षेत्रफल पूरा कितना मिला है 3.3996 मिला है, तो उसी में आप जब गुणा करेंगे तो वो 9.24 हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सही विकल्प को लिखना है आपको, तो
विकल्प जो दिया गया है भैया, दिया गया है 60, 90, 120 और 100। तो इसमें क्या है भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी दो त्रिज्याएं OP एवं OQ इस प्रकार हैं कि कोण POQ। देखिए, अब देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें। क्या चीज़ भैया समझना है आपको? आपको केवल एक चीज़ समझना है, वो चीज़ ये है कि जब इस तरह से कहीं लिखा रहे कोण POQ, तो उसमें किस कोण के बारे में कह रहा है कि 120 अंश, तो भैया वो P कोण के बारे ओ कोण के बारे में कह रहा है। जो बीच में संख्या होती है, जो बीच में होता है, जैसे P, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है POQ लिखा गया है यहाँ पे ना, तो POQ लिखा गया है, तो ये जो O बीच में है वो O का मान है भैया 120। ठीक है, ये आप समझिएगा। कहीं भी अगर कोण POQ या कोई भी कोण इस तरह से दिखाया गया हो, तो जो बीच में होता है उसी का मान होता है, जो सामने दिया रहता है बराबर के बाद। तो 120 अंश किसका मान है भैया? कोण O का मान है। ठीक है, फिर बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण PTQ का मान आपको बताना है, यानी कोण T का मान आपको बताना है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कोण T का मान क्या होगा। एक वृत्त भैया है और एक वृत्त खींचा गया है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है। आगे उसकी एक त्रिज्या जो परिधि पर जाके एक बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु का नाम है Q। दूसरी त्रिज्या जो परिधि पर जाके मिलती है, उसका नाम है P। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कोण O का मान आपको दिया है 120, ये तो दिया ही है। दूसरी चीज़, एक वृत्त की प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र से भैया, वृत्त के केंद्र से किसी त्रिज्या के द्वारा वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है वो भैया 90 अंश का बनता है। ये कोण हो जाएगा 90 अंश और ये भी कोण हो जाएगा 90 अंश। तो भैया आपको कितने कोण मिल गए? आपको 3 कोण मिल चुके हैं, आपको T निकालना है। तो भैया एक कोण ये मिला 90 अंश, ये कोण मिला 90 अंश, 9 दूनी 18 यानी 180 अंश आपको यहाँ से प्राप्त हो चुका है। और ये कोण है 120 अंश प्लस 120 आप कर देंगे, तो जो भी आपको मिलेगा इस पूरे मान को कितने में से घटाना भैया? 360 में से घटाना है। ठीक है, 360 में से क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए 360 में से आपको इसको जब घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा भैया, आपको मिलेगा 60। देखिए 80 और 120 को आप जोड़ेंगे तो आपको 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे प्राप्त होगा है? 9 देखिए, जो ये चतुर्भुज बन रहा है भैया, ये देखिए चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, इसको आप देखिएगा ध्यान से। तो चतुर्भुज का क्या होता है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो फिर हम पुनः एक बार कर दे रहे हैं, हमारी सारी वीडियो मैथ की जो बनी है पीछे, उन सभी को जाके देखिए। मैथ की कुछ वीडियो त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में बनी है, पूरी डिटेलिंग में चर्चा की गई है। ठीक भैया, नोट्स के माध्यम से, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये पूरा सभी कोणों का मान 360 होगा, तो आपको पता होना चाहिए 90 मिला इस कोण का मान, इस कोण का मान 90 मिला, इस कोण का मान 120 मिला, तो ये कोण बच रहा है और पूरा 360 के बराबर होता है। और इन तीनों कोण को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 300 अगर मिल रहा है तो 60 अंश बच रहा है, तो आपको पता होगा जो बच रहा है वही बचे हुए कोण का मान होगा। और बचा हुआ कोण कौन सा है? ये वाला T वाला, और T वाले कोण का मान हो जाएगा भैया 60 अंश। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला 60 अंश। आगे हम देखिए उसी तरीके से सॉल्व किया है। PTQ 180 अंश में से POQ को घटाया है। देखिए PTQ देखिए आप, PTQ ये है 180 अंश में से इस कोण का मान निकालने के लिए 180 अंश में से किसको घटाया है? POQ को, इसको 120 को। ठीक है, तो आपको कितना मिल गया है भैया? 60। आइए आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ABC 40 अंश भैया आपको दिया गया है, तो कोण CAB बराबर आपको दिया गया 80 अंश, तो आपको निकालना है कोण D का मान, यानी कोण ADB का मान। तो ये D का मान आपको इसी कोण का मान निकालना है। सिंपल भैया, इसमें भी त्रिभुज के प्रॉपर्टी कुछ लगेंगे, और ये हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं वृत्त वाले। तो इसमें त्रिभुज और वृत्त दोनों के प्रॉपर्टी क्या है भैया? कि देखिए ये आपको दिया है 40 अंश, लेकिन जो ये कोण है भैया, ये जो खाली दिख रहा है स्थान, इस कोण का मान आपको नहीं पता। ठीक है, आगे 80 अंश दिया है इस पूरे कोण का मान, और इस कोण का मान आपको नहीं पता। तो देखिए एक त्रिभुज जो ये बन रहा है, इसके बारे में अगर हम इस चर्चा करें, देखिए इतने पूरे के बारे में, तो त्रिभुज का नियम होता है भैया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये कोण, ये पहला, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण आप ले लीजिए।
तीनों कोण को जोड़ के आपको 180 अंश लाना है। लेकिन आपके पास है 2 कोण, और वह 2 कोण कौन से हैं भैया? आपके पास एक 80 अंश है और दूसरा है आपके पास 40 अंश। तो आपको पता होना चाहिए भैया, जब 80 और 40 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 120 अंश, और आपको लाना कितना है? त्रिभुज के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको लाना है 180 अंश। तो 180 अंश लाने के लिए या तो आप 180 में से 120 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 60 अंश, या आप ये देख लीजिए 120 अंश कितना कम है 180 अंश से, तो आप उतना जोड़ दीजिए, तो 60 जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि आप सी के कोण का मान आपको प्राप्त हो गया 60 अंश। अब इन तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो आपको 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब भैया क्या होता है, आपको निकालना है कोण डी का मान। तो आप अभी ये खाली स्थान का कोण निकालने के लिए सोचेंगे तो मत सोचिए, हम आपको बता रहे हैं एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, और ये हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट, यही सेम हूबहू यही क्वेश्चन आया था 2016 में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हमने 2016 वाले पेपर में इस क्वेश्चन को अपने नोट्स के माध्यम से पूरी तरीके से त्रिभुज के और वृत्त के बारे में बताया कि वृत्त की चाप क्या होती है, जीवा क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, अस्पर्धी क्या होती है, वृत्त की छेद क्या होती है, इसी क्वेश्चन हम पूरा बता दिए भैया। तो इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को भी अगर जानना हो, वो बहुविकल्पीय में आते हैं, तो उन सब को जानने के लिए आप पीछे वीडियो में जाइए और हमारा जो बनाया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 2016 का है उसको जरूर देखिए। 17, 18, 19 सब देखिए साथ में, क्योंकि सब नोट्स के माध्यम से बनाया गया है। तो अब यहाँ त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगेगी, आपको ये मिल गया 60 अंश, तो इसका मान भी 60 अंश ही होगा। कैसे होगा? त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कहता है कि वृत्त की प्रॉपर्टी होती है कि वृत्त के किसी भी जीवा से, तो ये हो गया भैया वृत्त की जीवा। देखिए वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं पर टच करती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या होती है जो वो वृत्त के परिधि पर एक बिंदु को टच करती है। वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र बिंदु से होते हुए वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को टच करती है, एक बिंदु ये और केंद्र से होती जाती है। यही होता है वृत्त की व्यास, और वृत्त के व्यास को ही बोलते हैं हम भैया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो अब आपको यहाँ पे इन सब के बारे में नहीं आपको जानना है कि वृत्त के किसी भी जीवा से वृत्त के परिधि पर बना कोण बराबर होता है उसी जीवा से बने कोण के। तो इसी जीवा से बना कोण ये है, और इसी ही जीवा से बना कोण डी भी है, तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी के। वही चीज़ राजा ने आगे सॉल्व करवाए हैं, और ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव में कराए हैं इस तरह से। वही चीज़ हम आपको समझा के बता दिए। ये लिखे हैं कोण ए बी सी प्लस अगर आप करेंगे कोण बी ए सी और प्लस करेंगे आप कोण ए सी बी, यानी जो यही हम आपको बताए थे, यही पूरा कोण, ये कोण ये कोण ये कोण, तो बराबर ये लिखे हैं भैया 180 अंश के। देखिए हम कहते हैं बीच वाला कोण होता है हमेशा, तो कोण बी, ये बीच वाला कोण बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है बीच में, यहाँ 80 लिखा है, तो ये जोड़े हैं भैया 80 को 40 को और सी को, तो इनको मान प्राप्त होगा 180। यहाँ से ये क्या बताना चाह रहे हैं, यही जो हम सी का मान 60 निकाले थे, तो ये कैसे निकालें देखिए। तो ये कोण 80 जोड़ दिए हैं और 40 जोड़े हैं, फिर प्लस इनको सी का मान निकालना था भैया, कोण ए सी बी यानी सी का मान निकालना था, तो ये बराबर 180। तो इतना लंबा ये भैया खींचे हैं, तो कैसे खींचे हैं कि इसको यहाँ रखें, इसको दोनों को जोड़ के ले जाके 180 में से घटाएं, तो देखिए 180 में से 120 घटाएं, यही हम भी किए थे। तो इनको कोण सी का मान कितना मिला है 60 अंश। ये फिर लगाएं भैया, क्या लिख दिए हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं बताएं, एक ही वृत्तखंड के कोण ये केवल लिख दिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है एक ही वृत्तखंड के जीवा से परिधि पर बना कोण उसी जीवा से परिधि पर दूसरे कोण के बराबर होता है, जो आपके यहाँ ऊपर आपको बता दिए हैं। तो ये बराबर लिखे हैं कोण डी, जो ऊपर अभी कोण डी आपको निकालना है, ये कोण डी निकालना है, और ये लिखे हैं भैया कि कोण डी बराबर है कोण सी के, तो कोण सी के बराबर होता है ये एक ही वृत्त खंड के जो कोण है, और हमने प्रॉपर्टी बताया था, तो यही लिख देंगे भैया डायरेक्ट 60 अंश, ठीक है। और ये चीज़ हमने आपको ऊपर आराम से बता ही चुके हैं हम। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। प्रतियोगिता में गोला फेंक के लिए जो गोला प्रयोग में लिया गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठो प्रतियोगिता हो रही भैया, उसमें गोला फेंक वाला कार्यक्रम है, मतलब वो प्रतियोगिता गोला फेंकने का है। तो उसमें क्या है, गोला फेंकने वाला जो गोले का क्षेत्रफल है वो 616 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन ज्ञात करना आपको। चलिए आइए कुछ नहीं करता है इसमें। गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 616 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है भैया वो होता है 4 पाई r स्क्वायर।
अब यही 4πr² बराबर आपको दिया गया है 616 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को आपको निकाल लेना। अब यहीं से आपको आर का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए r² बराबर होगा 616 और यह जो 4π है इसको आप उधर जाके भाग में हो जाएगा, ये गुणा में इधर है तो 4π हो जाएगा। अब 4π जब हो गया तो आप पाई का मान रख दीजिए, तो 616/4 तो ऐसे रख देंगे, पाई का मान हो जाएगा भैया 22/7 जब आप रख देंगे। और इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, r² यहाँ पे होगा, ये r² ये भी चल रहा है, r² यहाँ पे हो जाएगा 616 और ये देखिए यहाँ भी भाग है, फिर यहाँ भाग है, फिर यहाँ नीचे 7 है, तो ये 22/7 जो है यहाँ का 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो नीचे बचेगा तो यहाँ बचेगा 4 × 22 और ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 7 चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 616/7, 616 × 7 हो जाएगा। क्योंकि भैया देखिए ये 22/7 है, वो भी बटे के नीचे 7 है, तो ये जो तीसरी संख्या नीचे बटे में ये ऊपर चली जाती है, सब गुणा हो जाता है। ठीक है, पलट जाती है आपस में। तो जब इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इसको बढ़ाते हुए, तो आप इसको जब काटेंगे तो इसको काटने पीटने के बाद आपको 49 प्राप्त होगा। ठीक है, 49 सेंटीमीटर। अब यही हो जाएगा आर का मान। ठीक है, आर का मान आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, देखिए r × r² है, यहाँ r² हमने ये पूरा था, r² बराबर 49 प्राप्त हुआ है, तो r² बराबर 49 तो r × r करिए, यानी r × r मतलब r², इसका वर्गमूल निकालना। देखिए हम एकदम आसान बता रहे हैं आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कुछ लोगों को वर्गमूल घनमूल निकालना नहीं आता, उन सब पे वीडियो हम बनाएंगे जल्दी ही भैया। तो r² का मतलब होता है r × r, यही बराबर है 49 के। ठीक है, तो 49 को भी आप तोड़िए तो इसको 7 × 7 यानी 7×7 = 49। तो यहाँ से आप एक आर लीजिए, यहाँ से आप एक 7 लीजिए। यही प्रक्रिया हम आपको इतना ये इसलिए डीप बता रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ मित्र हमारे समझ ही नहीं पाते हैं। यही चीज़ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट r लिख दिया है √49, यानी ये वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल कितना होगा 7। यही चीज़ हम आपको यहाँ पे तोड़ के बता रहे हैं, थोड़ा एकदम जीरो लेवल का, जीरो क्या माइनस लेवल कर लीजिए, इसको माइनस लेवल बोलेंगे, कोई बताइए नहीं करेगा ये सब चीज़। तो सूत्रानुसार मतलब जो सूत्र है उसके अनुसार क्या होगा, गोले का आयतन आपको बताना है। तो भैया आयतन क्या, आपको त्रिज्या फ्रिज्या सब कुछ मिल गया है। अब तो 4/3 होता है गोले का आयतन, 4/3 πr² क्या है भैया, पाई का मान रखिए, आर का मान रखिए, 4/3 आप हूबहू रखिए, पाई का मान होता है 22/7 आपको पता है, आर आपको 7 यहाँ से मिला है, तो आर का घात 3 है, तो आर का घात अगर भैया 3 है तो आर को आप आर का मान रखिए, वो भी 3 बार गुणा कर दीजिए, तो आर का मान 7 है, 3 बार गुणा कर दीजिए। तो काटेंगे भैया तो एक 7 से एक 7 उड़ा, और भैया 3 को आप जब काटेंगे तो इस तरह से ये पूरा गुणा करेंगे आप, तो 4 × 22 × 7 × 7 यानी 2 7 का गुणा, 22 का गुणा, 4 का गुणा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4312 और 3 से जब आप भाग देंगे तो यही आपको इतना पूरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1437.33 घन सेंटीमीटर। तो आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। तो भैया गोले का व्यास आपको दिया गया है। व्यास क्या होता है भैया, कोई भी गोला है उसकी त्रिज्या से जो कोई रेखा जाती है और परिध के 2 बिंदु पर टच के, यही व्यास होता है। आप यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो इसी में 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या ये आधा भाग मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए केंद्र का इधर वाला आधा भाग, तो ये आधा भाग जब आपको मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, 4.2 मीटर मिलेगा। क्या है, ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या यहाँ पे देखिए रखा है। तो क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है भैया 4πr², 4πr² होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। यहीं पे आप मान रखेंगे तो क्या रखेंगे आप, 4 को हूबहू रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर आपको मिलेगा यहाँ से, ये पूरा व्यास है भैया। तो ये पूरा जब व्यास है, ये देखिए केंद्र में से जाता है, तो आधा त्रिज्या होती है ना, ये आधा, तो आधा निकालने का आप इसी में 2 से भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा 4.2, और इसी 4.2 को r² लिखने की वजह से 2 बार आप गुणा करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 221.76 वर्ग सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा भैया, 276 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिलेगा। एक मिनट भैया थोड़ा सा, तो 276 वर्ग सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा मेरे भाई। आगे जब आप बढ़ेंगे तो गोले की त्रिज्या आपको गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या भैया ये देखिए 4.2 मीटर। ये तो आपको हमने डायरेक्ट वही बात करके बताई था, झूठ ही क्या किया, फिर त्रिज्या तो निकाला है, ये सब नहीं निकालना, बस यही निकालना था, काम खत्म। त्रिज्या तो उसी में भाग दे दीजिए आप जो व्यास दिया था 2 से। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्या करना आपको, तो गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। दिया है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, इसको भी आप बोल सकते हैं। ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या यानी आर, और आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सूत्र लगाना पड़ेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी अर्धगोले का क्या होता है भैया,
2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 308 के, ये देखिए। ठीक है, और आगे क्या करना आपको भैया, जब 308 इतना आपको दिया गया है तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर को इधर रख लिए और 2r को आप उधर ले आके गुणा कर दिए 308 में। तो क्या होगा भैया, फिर सेम वही कंडीशन होगा, 22/7 से जब गुणा होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, वो 308 के साथ गुणा हो जाएगा। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करवाया, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 22/7 यहाँ पे जब 2 पाई का गुणा इधर जाके देखिए, हम इसको करवा देते हैं। ये वाली लाइन कैसे आई, ये वाली लाइन कैसे आई, ये ऐसे आई भैया कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 308/2। आप 2 पाई उधर लेके जाएंगे भाग में, जब आप करेंगे तो 2 गुणे 22/7। अब ये भैया यहाँ पे बटा लगा, फिर बटे लग गया, तो फिर बटे लगने की वजह से ये 7 झम से पूरा चला गया ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा गुणा इसके 308 के साथ। तो वही ये वाली लाइन किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 308 गुणे 7 हो गया, नीचे 2 गुणे 22 बचा। ठीक है, ये बचेगा यही इतना। अब क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब पूरा आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 मिला। इस यहाँ भी देखिए तोड़ा इसको, यानी 7 सत्ते 49 आपको मिला, यानी आर का मान आपको मिला है 49। अब एक मान आपको चाहिए आर का, तो एक मान मिल जाएगा 7। क्यों मिलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर है 49 के। तो आर गुणे आर जब आप करेंगे बराबर होएगा 7 गुणे 7। देखिए 7 गुणे 7 करेंगे 49 मिलेगा, आर गुणे आर करेंगे आर स्क्वायर मिलेगा। तो एक आर आपको चाहिए केवल ना, आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो एक आर चाहिए तो एक आर लीजिए। अब जब एक आर आप लिए, केवल एक आर लिए, तो एक साथ भी आप लेंगे, और इसी को हम वर्गमूल कहते हैं, इसी को वर्गमूल निकालना बोलते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आर का मान आपको चाहिए तो आप लिखेंगे आर बराबर वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 49। अब क्या है भैया, यहाँ पे अगर वर्गमूल लग गया तो वर्गमूल का मतलब होता है, अगर आप वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो अंदर की जो संख्या है इसको 2 पार्ट में तोड़ के एक पार्ट उसका लिखिए। 2 पार्ट में जब इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 7 टूटेगा, तो एक पार्ट लेने का मतलब है तभी वर्गमूल हटेगा। तो एक पार्ट 7 लेंगे तो आप वर्गमूल हटा सकते हैं, यानी बराबर के बाद अगर आप 7 लिखते हैं तो आप वर्गमूल आपको नहीं लगाना पड़ेगा, और बराबर के इधर आर आपका है ही। ठीक है, यही चीज़ घनमूल में होता है भैया। अगर यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, और 49 का तो घनमूल होगा नहीं, क्योंकि वह घनमूल में 3 पार्ट में तोड़ना है। तो 49 को आप 3 पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। कोई भी संख्या और ले लीजिए, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब 3 3 9 3 27। अब यहाँ पे अगर 27 लिखा है तो आप 27 को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप जब इसको घनमूल का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो अगर आपको ये आर बराबर दिया गया है इतना घनमूल, तो आप इसको लिख सकते हैं आर बराबर एक वो लेंगे, केवल एक अंक 3 ले लेंगे। ठीक है, ये आर क्यूब बराबर दिया रहेगा आपको, पहले आपको दिया रहेगा आर क्यूब बराबर 3 3 9 3 27। तो आपको घनमूल किस तरह से निकालना रहेगा, आर बराबर आप लिखेंगे घनमूल का चिन्ह, इसके बाद 27। अब आप अगर घनमूल हटाना चाहते हैं तो आर बराबर आप लिखेंगे 3, क्योंकि इसका घनमूल का मतलब है 3 पार्ट, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन आज हम नहीं करवाएंगे मेरे मित्र, क्योंकि हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैथ है। जिन मित्रों का, जिन दोस्तों का हमारा मैथ सब्जेक्ट नहीं है वो बोर होने लगते हैं, तो हम 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे। अगली 2 टॉपिक में हमारी पूरी राजन की सीरीज मैथ के द्वारा मैथ पूरा सॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा। पिछले साल के 4 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट हमने नोट्स के माध्यम से, उसमें हमने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से, जैसे देखो हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को एक पेज में बताया। अब एक पेज में कैसे बताया है, हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पूरा लिखा है अपने नोट्स में। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसके बाद हमने आगे अभी आपको देखिए नीचे फोटो दिख रहा होगा, ये इसी तरह से ये देखिए हमने किया है। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये, जो आपको नोट नीचे दिख रहा है ये पेज, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन का इसी तरीके से हमने सॉल्व कराया है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों, अगर आपको देखना है उस वीडियो को जाइए पूरी डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखिए। सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सभी को सब कुछ एक साथ भैया। क्योंकि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं हमको नहीं पता, इसलिए आप जिस समय देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट, सोते जा रहे हैं जो भी है भैया, तो आप लोगों को नमस्कार दिल से। और एक रिक्वेस्ट है अब कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भैया ज़रूर शेयर करें, और केवल भैया 10 लोगों के पास शेयर करें जो आपके खास मित्र हैं और पढ़ाई या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है मित्र, तो चलिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।